इनमें ट्रैवल प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में मैं पूजा आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है। आज का हमारा विषय है डिप्रेशन और इस बारे में हमें सविस्तर जानकारी देने वाले हैं डॉक्टर रिधीश मारू। सबसे पहले मैं सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे कराती हूँ, सर का स्वागत करेंगे और फिर आज के शो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले सर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सर मनोचिकित्सक और सेक्सोलॉजिस्ट है, परम क्लिनिक मुलुंड मुंबई में। एवी इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी वेस्ट जोन वार्षिक सम्मेलन में उन्हें पुरस्कृत किया गया है। 2011 में वेस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ पेपर के लिए शाह प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सर को सम्मानित किया गया है। बॉम्बे साइकियाट्रिक सोसाइटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिबेट के विजेता है सर। 2010 विनर मिड डे, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्रों में सर ने अभी तक बहुत लेख भी लिखे हुए हैं। ऐसे डॉक्टर रिधीश मारू सर आज अपने साथ हैं। सर से डिप्रेशन के बारे में अधिक जानकारी ले लेते हैं। सर सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपका मनपूर्वक स्वागत है सर, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार जी सर, तो आज का हमारा थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है डिप्रेशन। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है, जो लोगों के मन में भी सवाल आया होगा कि डिप्रेशन क्या है या डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, क्या बताएंगे सर? डिप्रेशन यानी निराशा, हताशा, ये रोग पहले से ही अस्तित्व में है। आयुर्वेद में भी इसके बारे में बहुत कहा गया है। पहले लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लोग अपने मेंटल स्टेटस को जाहिर में डिस्कस नहीं करते। बट कोविड टाइम में एक और सेकंड, सेलिब्रिटीज में जब डिप्रेशन ज्यादा होने लगा और उन्होंने जब ओपनली बात करने लगे उसके बारे में कि वो लोग डिप्रेशन में से जा रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका दीपिका पादुकोण है जी। कि वो जब डिप्रेशन में गए ऑन टॉप ऑफ हर करियर एंड उन्होंने मीडिया में कहा कि मैं डिप्रेशन में थी और मैं अभी ठीक हो गई हूं, तब लोगों ने सोचने लगे कि डिप्रेशन करके भी कोई बीमारी है। डिप्रेशन यानी हताशा, निराशा। जब 2 हफ्तों से ज्यादा व्यक्ति उदास फील करता है, निराश फील करता है, उसको पहले जैसी किसी भी चीज में इच्छा नहीं रहती, इंटरेस्ट नहीं रहता, रोना आ जाता है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। जब ज्यादा सीवियर केसेस होने लगता है तब हताशा यानी आगे चल के कुछ अच्छा नहीं होगा, मुझे कोई मदद नहीं कर पाएगा और ये जिंदगी जीने लायक नहीं है, यानी या तो मैं मर जाऊं या तो ऊपर वाला मुझे उठा ले, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं डिप्रेशन में। जी बिल्कुल। डिप्रेशन इतना कॉमन है कि अराउंड 8 से 10 लोग 100 में से डिप्रेशन में जाते हैं। कोई भी उम्र में डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन लोग इसके बारे में जब बात नहीं करते तो उसके वजह से लगता है कि ये क्या हो गया है हमें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सर आपने बताया कि डिप्रेशन एक बीमारी है, मुझे लगता है यही बहुत लोगों को कम समझ में आता है कि डिप्रेशन एक बीमारी है। तो अगर बीमारी है तो उसके लक्षण तो जरूर होंगे, और अगर लक्षण सबसे पहले हमारे सामने आते हैं तो जरूर हम डिप्रेशन जैसी बीमारी से भी बाहर निकल सकते हैं, अगर लक्षण, शुरू के लक्षण हमारे सामने आए तो मुझे लगता है सबसे पहले लक्षण क्या होते हैं, इन बारे में सर जानकारी आप क्या दे सकते हैं? जी हाँ, बहुत ही अच्छा एक आपने वाक्य बोला कि डिप्रेशन एक बीमारी है। तो जैसे लोग कोरोना को बीमारी गिनते हैं, डायबिटीज को बीमारी गिनते हैं, मलेरिया को बीमारी गिनते हैं, जो सब फिजिकल इलनेस है, वैसे ही साइकोलॉजिकल इलनेस में डिप्रेशन सबसे बड़ी बीमारी है। और WHO की धारणा के अनुसार 2020 में सेकेंड मोस्ट कॉमन डिसीज जिससे जान जा सकती है वो डिप्रेशन है। 2021 में हम लोग आ चुके हैं, यानी वो हो चुका है। फर्स्ट डिसीज है हार्ट अटैक और सेकेंड है डिप्रेशन, जिससे लोगों की जान जाती। अब डिप्रेशन के लक्षण है सबसे कॉमन उदासीनता, यानी किसी चीज में मन ना लगना। व्यक्ति को या तो रोना आ जाता है या किसी को चिड़चिड़ होती है। अब इसके साथ जो पहले काम करते थे वैसे वो लोग काम नहीं कर पाते,
उनका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कम हो जाता है, काम में एकाग्रता की कमी दिखती है, नींद या तो कम हो जाती है या तो ज्यादा हो जाती है, खाना पीना भी, भूख ज्यादा होती है या तो कम हो जाती है, कोई चीज में पहले जैसी एनर्जी महसूस नहीं होती, उनको पूरे दिन ऐसे लगता है कि शरीर में कुछ जान ही नहीं बची है, तो चलने फिरने में भी स्लो हो जाते हैं, घरेलू काम करने में भी स्लो हो जाते हैं, मन में उनके कोई अच्छे विचार नहीं आते, और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है कि मन के विचार कंट्रोल में नहीं रहते। ये पेन मेरे कंट्रोल में है, मेरे हाथ ने उसको उठाया और रख दिया और हाथ को मेरे दिमाग ने चलाया, बट जब विचार कंट्रोल में नहीं होते, एक एक विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, और उसको हम कंट्रोल जब नहीं कर पाते तो वो डिप्रेशन के फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लक्षण है। जब डिप्रेशन बढ़ जाता है तब सुसाइडल थॉट्स यानी मर जाने के विचार आते हैं। प्रमुख लक्षण 3 है, जो है होपलेसनेस यानी आगे चल के कुछ अच्छा नहीं होगा, हेल्पलेसनेस कोई मुझे मदद नहीं कर पाएगा, और वर्कलेसनेस यानी मेरी जिंदगी निरर्थक है, मैं कुछ काम का नहीं रहा। जी, जिस तरीके से सर आपने बताया कि प्रमुख 3 लक्षण हैं, वो 3 लक्षण अगर आपको शुरू में ही समझ में आते हैं तो जरूर आप डिप्रेशन जैसी बीमारी से भी बाहर निकल सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात सर आपने जैसे कही कि डिप्रेशन की बीमारी जो है उसकी कोई उम्र नहीं होती, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। तो जैसे कि आपने बताया कि लक्षण क्या है, प्रमुख तरीके से 3 इनके लक्षण हैं, लेकिन डिप्रेशन का उपचार जो है या फिर निदान जो है, अगर एक बार लक्षण पता चल गए तो हम बढ़ते हैं निदानों की तरफ या उपचारों की तरफ। सर जी ऐसे हाँ, कोई एडवांस उपचार है क्या जो डिप्रेशन जैसी बीमारी को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं? जी हाँ। सो सबसे पहले जब बुखार के साथ आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको चेकअप करते हैं, वैसे ही जब साइकेट्रिस्ट के पास मरीज आते हैं तब हम इनका चेकअप करते हैं। चेकअप में हिस्ट्री टेकिंग यानी उनसे बात करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम बात करते हैं तो इसके लक्षण जो डिप्रेशन के हैं वो हम उनसे पूछते हैं। ये है हिस्ट्री टेकिंग। उनके लाइफ में कोई स्ट्रेस हो तो वो हमें बताते हैं खुल के। अब हिस्ट्री टेकिंग में ही 80% ऑफ टाइम डायग्नोसिस हो जाता है। उसके बाद भी कभी हमें लगे कि हमें और इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि कुछ खून की जांच की जाती है नॉर्मल बुखार के केस में, तो वैसे यहाँ पे भी कोई कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि थायराइड जब डिस्टर्बेंस हो, किसी को डायबिटीज हो, किसी को ब्लड प्रेशर अभी अभी डिटेक्ट किया गया हो, कोई बड़ी बीमारी जैसे आर्थराइटिस हो, तो वैसे पेशेंट्स में 40% ज्यादा चांसेस है वो लोग को डिप्रेशन में जाने के। तो इसलिए कुछ ब्लड टेस्ट की जाती है, जैसे कि विटामिन B12, थायराइड, विटामिन D3, ये तीनों की ब्लड टेस्ट कई बार हम लोग करते हैं। साथ में खास डिप्रेशन की टेस्ट को कहते हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट, यानी कि मानसिक चाचणी, मानसिक टेस्ट। ये सवाल जवाब वाली टेस्ट रहती हैं, जिसमें अंदाज से एक टेस्ट में अराउंड 200 प्रश्न और दूसरे टेस्ट में अराउंड 600 प्रश्न रहते हैं, जो वर्ल्ड वाइड सेम हर जगह पे की जाती है। इसका नाम है MCMI और MMPI, जिससे किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है या नहीं, और जो है तो कितनी सिवियरिटी का है, ये हमें पता चल जाता है। बट ज्यादातर हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस यानी हिस्ट्री टेकिंग पे ही डायग्नोसिस कर सकते हैं। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सबसे पहले आप क्लिनिकल डायग्नोस करते हैं और उसके बाद आगे की तरफ आप बढ़ते हो। अब बहुत जी बार हाँ, ऐसे समझा जाता है, जैसे कि हमने कहा कि डिप्रेशन की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हाँ जी। बहुत से बार ऐसे मिथ्स है कि डिप्रेशन पुरुषों में कम और महिलाओं में ज्यादा पाया गया है। क्या ये सच है सर? नहीं, डिप्रेशन दोनों जेंडर में होता है, बट महिलाओं में पुरुषों से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि महिलाओं में 4 ऐसे फेज आते हैं जीवन में जब हॉर्मोन्स की वजह से डिप्रेशन होने के चांस ज्यादा होते हैं। सबसे फर्स्ट फेज है जब हॉर्मोन्स चेंज होते हैं महिला में करीबन 13 से 16 के उम्र के बीच में, जिसको हम लोग मेनार्की कहते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होती है, मासिक धर्म चालू होता है और उसके साथ शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। वो फर्स्ट फेज है। सेकेंड फेज है कि जब
प्रेगनेंसी चालू होती है। थर्ड फेज है पोस्ट प्रेगनेंसी, कि जब एक नया व्यक्ति जीवन में आया है और वो कंप्लीटली डिपेंडेंट वो महिला पे है, यानी बच्चा आया है। और फोर्थ फेज है मेनोपोज, कि जब हॉर्मोन्स बंद होते हैं, सिक्रीशन उनका बंद होता है और मासिक धर्म बंद हो जाता है। ये चारों फेज में महिलाएं ज्यादा कहें तो प्रोन हो जाते हैं डिप्रेशन के लिए। सो चांसेस हैं कि महिलाओं में ये फेज में डिप्रेशन दिखने के एक चांसेस ज्यादा है, बट ओवरऑल पुरुषों से थोड़े ही टकेवारी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को ही डिप्रेशन होता है, पुरुषों को भी डिप्रेशन होता है। महिलाओं में टकावारी ये हार्मोन्स की वजह से थोड़ा ज्यादा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि पुरुष और महिला दोनों में भी डिप्रेशन की समस्या उतनी ही होती है, 1-8% इधर उधर हो सकती है महिलाओं में। तो हाँ। जैसे कि आपने डिप्रेशन के बारे में बताया, डेफिनेशन बताया, लक्षण क्या है, उपचार क्या है, पीपीडी ये क्या है, इस बारे में दर्शकों को थोड़ी अधिक जानकारी मिल सकती है सर? बीपीडी पीपीडी बाइपोलर, पीपीडी का फुल फॉर्म आप क्या कर रहे हैं? पोस्टपार्टम डिप्रेशन। यस। पोस्टपार्टम पीपीडी, पोस्टपार्टम यानी वही फेज है कि जब एक बच्चे की डिलीवरी होती है और माता का पहले 4 से 6 महीने का फेज होता है, जब माता ब्रेस्ट फीडिंग करती है। तभी कई बार क्या होता है कि बच्चे का रात और दिन का साइकिल मैच नहीं होता है माता के साथ, तो उसकी वजह से माता जब सोना चाहती है, जब सब सोना चाहते हैं, उस टाइम बच्चा उठ जाता है और उसके वजह से उनको नींद पूरी नहीं मिलती, फर्स्ट। दूसरा, बच्चा कभी जो ज्यादा क्रैंकी हो, ज्यादा ही उसको तकलीफ हो, बार बार रोते हो और घर पे और कोई स्त्री की मदद ना हो, घर का भी सब काम करना हो, तब स्त्री को ये तकलीफ ज्यादा हो सकती है। तो पोस्टपार्टम फेज जो मैंने बताया, 4 फेज में से एक फेज को पोस्टपार्टम, बच्चे की डिलीवरी के बाद, तो पोस्टपार्टम फेज में डिप्रेशन होने के चांस ज्यादा है, इसलिए उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। जी। और दूसरी बात, जैसे कि आपने बताई महिलाओं में इधर उधर 1% होने की, कि मेनोपॉज की वजह से डिप्रेशन आ सकता है कई महिलाओं में। तो ये डिप्रेशन जो है वो मेनोपॉज के बाद क्यों आ सकता है, इस बारे में भी अगर दर्शकों को सविस्तर जानकारी मिले। क्या ऐसी रचना होती है महिलाओं के शरीर में जो मेनोपॉज और अपने ब्रेन को कनेक्ट करती है और उससे डिप्रेशन आ सकता है? सर क्या बता सकते हैं इस बारे में? मेनोपॉज में फीमेल के, स्त्री के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन कम होने लगता है, उसके ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। साइकोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ता है कि स्त्री को कई बार ऐसा फील हो सकता है कि मेरा स्त्रीत्व, यानी जो मेरी पहचान थी मासिक धर्म, वो आना बंद हो चुका है। अब मैं फर्टाइल नहीं रही, यानी कि अभी स्त्री का फर्टिलिटी फेज खत्म हो गया है। सेकेंड, बिकॉज ये हार्मोन्स बंद होने के कारण कई बार वजन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वजन बढ़ जाता है, जो पहले जो से दिखते थे वैसे नहीं दिखते। करीबन यही फेज में ऐसा होता है कि बच्चे बड़े हो गए होते हैं, तो बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए होते हैं, तो स्त्री के पास उनके लिए, बच्चों को के पास उनके लिए टाइम नहीं होता। और यही फेज ऐसा है कि मोस्टली बिजनेस में और जॉब में जो पुरुष रहते हैं वो आगे सक्सेस हो गए होते हैं, बहुत ही उसमें स्टेबल हो गए होते हैं, तो उनके पास भी स्त्री के लिए टाइम नहीं होता। तो ये फेज में जब सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत रहती है, तब लोगों का सपोर्ट भी कम रहता है, बच्चों का सपोर्ट कम रहता है, उनका टाइम नहीं मिलता, अपने हस्बैंड का टाइम नहीं मिलता, शरीर में चेंजेस हो रहे होते हैं, सेक्सुअल ड्राइव भी कम हो चुकी रहती है, तो पर्सनल टाइम भी नहीं मिलता। ये सब की वजह से चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक स्त्री डिप्रेशन में जाती है, बट मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ होना, उदास फील करना थोड़े टाइम के लिए, ये ज्यादा रहता है। इसमें से किसी किसी को जिसमें जेनेटिकली प्रोन हो, जिनका स्वभाव थोड़ा अलग हो, जिनके घर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, उनकी सहन शक्ति कम हो, उनमें डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। जी बिल्कुल। उसी तरह से सर, जैसे कि हमने डिप्रेशन के बारे में कहा, उपचारों के बारे में कहा, और महिलाओं में कैसे ये हो सकता है, किन किन चीजों के बाद या महिलाओं में क्या क्या बदलाव आने के बाद
डिप्रेशन आ सकता है, इस बारे में आपने हमें जानकारी तो दी। लेकिन सबसे हाँ महत्वपूर्ण सवाल ये है सर कि डिप्रेशन के बाद की जो जिंदगी होती है, वो उस व्यक्ति की पहले जैसे ही होती है या उसमें कुछ बदलाव आते हैं सर? डिप्रेशन से काफी बदलाव आते हैं। जैसे कि हम कोई शारीरिक बीमारी ले लें, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो ट्यूबरकुलोसिस होने के बाद, क्षय रोग टीबी होने के बाद उनकी जिंदगी में परिवर्तन तो आ ही जाएगा। वैसे ही डिप्रेशन की बीमारी के बाद उनकी पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल तीनों लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। जो ट्रीटमेंट लिया जाए तो वो तीनों लाइफ वापस रिकवर हो जाती है। नहीं तो पर्सनल लाइफ में, क्योंकि उनका बर्ताव दूसरों के साथ चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो पर्सनल लाइफ में रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, गुस्सा झगड़ा हो जाता है। अब उनका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहता, याद शक्ति भूल जाते हैं, तो उनका जो भी ऑक्यूपेशन रहा, घर गृहस्थी में, घर का काम करते हुए, होम मेकर है तो, या तो ऑफिस में काम करते हुए मिस्टेक्स होती है। और सोशल लाइफ, उन्हें कुछ पसंद नहीं आता बाहर जाना, यानी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरीके से पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल तीनों लाइफ में काफी डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं डिप्रेशन होने के बाद। बट ये तीनों चीज कंप्लीटली रिकवर हो जाती है डिप्रेशन को ठीक करने पे। जी, जिस तरीके से सर आपने बताया कि पुरुष और महिलाएं दोनों भी समान तरीके से डिप्रेशन का शिकार बन सकती है, उसी तरीके से सर मुझे आपसे ये पूछना है कि पुरुष और महिलाओं में भी अगर कैटेगरी की जाए तो किस प्रकार की कैटेगरी ज्यादा होती है? जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनसे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पुरुष और महिलाएं आपके पास आती है और कैसे कैटेगरी में आप उनको बिठाते हैं सर? ज्यादातर डिप्रेशन वर्किंग क्लास पीपल में हम लोग देखते हैं। वर्किंग क्लास यानी अराउंड 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज, ये लोग ज्यादातर ट्रीटमेंट सीख करने आते हैं। जो बच्चे रहते हैं तो वो लोग तो मम्मी पापा के साथ रहते हैं, तो उनमें ज्यादा जल्दी वो लोग को पता नहीं चलता। बट 30 to 50 ईयर्स इज द एज जब वो लोग बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं, और सडनली जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, देन दे नोटिस। सेकेंड, 30 to 50 ईयर्स की एज वाले में अभी धीरे धीरे स्टिग्मा कम हो रहा है। स्टिग्मा यानी कि मनोचिकित्सक के पास आने का डर कि समाज क्या कहेगा, वो कम हो रहा है। दूसरा, सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग डिप्रेशन क्या होता है ये उनको पता चल रहा है। इस वजह से 30 to 50 ईयर्स वाले लोग ज्यादातर मनोचिकित्सक के पास आते हैं। उसमें भी जब सिंगल फीमेल अफेक्ट होती है, तो पूरा घर गृहस्थी जब डिस्टर्ब होता है तो सिंगल फीमेल ज्यादा आते हैं। यानी जैसे घर में सिर्फ दो, अब विभक्त कुटुंब हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, 2 जन 4 जन रहते हैं साथ में, तब जब महिला अफेक्ट हो जाती है तो पूरा घर गृहस्थी डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो लोग जल्दी से आते हैं। पुरुष जब डिस्टर्ब होते हैं, कोरोना टाइम में अभी फाइनेंशियल स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गई है, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम होने से ज्यादा स्ट्रेस फील होता है, वर्क बहुत लंबा चल रहा है आजकल, तभी वो जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वर्क लाइफ डिस्टर्ब होने से, जॉब चले जाने से, फाइनेंशियल स्ट्रेस होने से वो लोग भी जल्दी आ जाते हैं। जी। सर दूसरी एक बात आपसे पूछनी है कि जैसे कि हमने शुरू में ही कहा कि डिप्रेशन एक बीमारी है और उसका भी इलाज करना बहुत जरूरी है सही वक्त पे। तो अगर इलाज करना है तो उसके लिए दवाइयां भी लेनी बहुत जरूरी है। तो कितने टाइम तक डिप्रेशन वाले व्यक्ति को दवाइयां लेनी पड़ती है, इस बारे में क्या बताएंगे? हाँ, तो डिप्रेशन, मैंने पहले वापस दोहराऊंगा कि जैसे शारीरिक बीमारी किसी को, एक हम लोग साथ में टीबी के साथ देखते हैं कि टीबी किसी को हुआ तो उसकी भी बीमारी का इलाज थोड़ा लंबा चलता है, वैसे ही डिप्रेशन का इलाज कम से कम 6 महीने चलते हैं इन जनरल। किसी किसी में 6 महीने में 30%, यानी 10 में से 3 जन 6 महीने में कंप्लीटली रिकवर हो जाते हैं। अब कुछ 10 में से बाकी के 3 जन को इलाज 6 से 2 साल करना पड़ता है, और लास्ट 3 जन जो बच्चे हैं उनको करीबन 2 से 5 साल करना पड़ता है। बट अभी कौन सा व्यक्ति कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये करीबन थोड़े टाइम, 4 से 5 महीने के इलाज के बाद ही पता चलता है कि ये व्यक्ति को थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग सकता है। इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व है, बट ओवरऑल कहने का सार ये है, डिप्रेशन इज कंप्लीटली ट्रीटेबल।
ये बीमारी कंप्लीटली ठीक हो सकती है। दूसरा, दवाएं जो है वो काफी इफेक्टिव है। तीसरा, दवा नींद की गोलियां ही नहीं है। जी बिल्कुल। अब डिप्रेशन जो मैं कहूँ बीमारी है, तो आप कहेंगे कि बीमारी है तो इसके अंदर क्या होता है? तो दिमाग के अंदर 4 प्रकार के न्यूरोकेमिकल्स कम हो जाते हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये न्यूरोकेमिकल्स यानी हमारे दिमाग में सिक्रेट होने वाले केमिकल्स, जिसको कम होने की वजह से हमें ये सब लक्षण निर्माण होते हैं। और ये दवाएं जो है वही न्यूरोकेमिकल्स सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और गाबा, ये 4 न्यूरोकेमिकल्स को दवाएं सप्लाई करती हैं। धीरे धीरे एक फेज ऐसा आता है कि दवा दिमाग को स्टिमुलेट करती है यही केमिकल्स दिमाग में बनाने के लिए अच्छी मात्रा में। तो उसकी वजह से दिमाग में वही केमिकल्स पूरी मात्रा में बनने लगते हैं। उसके साथ और करीबन 1 या 2 महीने के बाद जब व्यक्ति की क्षमता डेवलप होती है, तो हम लोग काउंसलिंग ऐड करते हैं। डिप्रेशन के साथ जब काउंसलिंग ऐड करते हैं, तो दवा से यही एपिसोड ठीक हो रहा है। काउंसलिंग जब कंबाइन होता है तो ये एपिसोड भी ठीक होता है, और आगे चल के ऐसा वापस ना हो तो प्रिवेंशन भी हो जाता है। तो ये पूरी ट्रीटमेंट दवा और काउंसलिंग इज नॉट ओनली ट्रीटेबल, इट मेक्स डिप्रेशन ट्रीटेबल बट प्रिवेंटेबल ऑल्सो। यानी आगे चल के वापस स्ट्रेस भले कोई भी आए बट वापस ऐसा डेवलप ना हो, उसका टोटल इलाज है। जी सर, सबसे महत्वपूर्ण बात जैसे आपने कही कि डिप्रेशन में दी जाने वाली हर एक दवा नींद की दवा नहीं होती, और मुझे लगता है इसी बात से लोग बहुत डरते हैं कि अगर मैं डिप्रेशन की बीमारी लेके किसी डॉक्टर के पास जाऊं तो मुझे वो नींद की दवा तो नहीं देंगे, और उससे मुझे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर मैं इसके बाद कैसे जी सकती हूँ। इस ऐसे बहुत सारे सवाल उनके मन में आ जाते हैं सर। और दूसरी बात यह है सर कि जिस किसी को डिप्रेशन होता है, वो पहले ये समझ ही में नहीं आता कि मुझे डिप्रेशन हुआ है और मुझे अभी डॉक्टर की जरूरत है। तो ये जी उनको हाँ। समझाना, या फिर ये उनको किस तरह से हम समझा सकते हैं सर कि चलो बाबा डॉक्टर के पास, आपको डिप्रेशन जैसी बीमारी हुई है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट समाज में कुछ गलत फहमियाँ हैं। पहले डिप्रेशन की जो दवाएं थी वो काफ़ी कम थी। तो आज से करीबन 30 या 40 साल पहले सिर्फ 3 या 4 ही दवा थी, और आज डिप्रेशन के लिए हमारे पास मिनिमम 20 या 25 दवाएं हैं। दूसरा, पहले के ज़माने में लोग साइकेट्रिस्ट के पास बहुत ही ग्रॉस केस यानी बहुत ही सीवियर केस होने पे लेके जाते थे। साइकेट्रिस्ट को पागलों के डॉक्टर कहा जाता जी। था। तो बाद में उनके पास जाके एक आध बार उनको दिखा के आते थे। बाद में ज़्यादातर वही दवा केमिस्ट के पास लेके ज़िंदगी भर खाते रहते थे। तो इससे क्या होता था, गलतफहमी ज़्यादा बढ़ती थी। जब आप साइकेट्रिस्ट को रेगुलर फॉलोअप नहीं रखते थे तो वही दवा चालू रह जाती थी, वही डोज चालू रहता था और ज़िंदगी भर खाना पड़ता था। तो उसके वजह से दिमाग में एक आ जाता था कि जो डिप्रेशन की दवा लेगा तो वो नींद की दवा है और वो ज़िंदगी भर लेते रहेंगे। है कि किस वक्त एक पेशेंट को डिप्रेशन है अगर समझ में आता है, तो किस वक्त में उस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है और उसे कैसे समझाना जरूरी है। सर क्या बताएंगे अधिका? हाँ, तो डिप्रेशन में जब व्यक्ति का मूड 2 हफ्तों से ज्यादा डिस्टर्ब रहे, यानी लाइफ में स्ट्रेस हो लेकिन मूड उससे कई गुना अधिक डिस्टर्ब रहने लगे, या तो उदासीनता या तो चिड़चिड़ापन, ये कंटिन्यूस 2 हफ्तों से ज्यादा रहे, नींद भूख डिस्टर्ब होने लगे, नेगेटिव विचार कंट्रोल में ना रहे, तो अपने फैमिली डॉक्टर और उनसे सलाह लेके बाद में अपने नजदीकी साइकेट्रिस्ट को मिलना जरूरी है। साइकेट्रिस्ट इसका इलाज करके कंप्लीटली इसको ठीक कर सकते हैं। अगर जो आपके रिलेटिव्स यानी जिसको तकलीफ है वो मानते नहीं है, सो कई बार हम लोग कह सकते हैं कि आपको जो नींद की तकलीफ हो रही है, जो स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उनकी बात करने के लिए एक स्ट्रेस कम करने के डॉक्टर को हम लोग मिल सकते हैं।
वो आपका स्ट्रेस जानेंगे, आपसे बात करेंगे और आपका इलाज करके देंगे। कई बार सिर्फ स्ट्रेस का नाम लेके लोग आने तैयार हो जाते हैं, सिर्फ बात करनी है ये नाम लेके लोग आने तैयार हो जाते हैं। मिथ एंड मिसकंसेप्शन कई बार ऐसे होता है कि हमें एडमिट कर देंगे, हमें दिमाग की हॉस्पिटल मेंटल असाइलम में डाल देंगे, हमें शॉक दे देंगे। तो ये सब मिसकंसेप्शन है। ज्यादातर हम कोई इंजेक्शन नहीं देते, जो जरूरत ना हो तो हम लोग पेशेंट को कई बार टच भी नहीं करते, जैसे बीपी पल्स लेने की भी जरूरत हमें ज्यादातर कम पड़ती है। और एडमिट करना, इंजेक्शन देना, ये हमारे प्रैक्टिस में बहुत ही रेयरली होता है। यानी मेंटल असाइलम में डालना या एडमिट करना ये सब बहुत ही कम होता है, लेस देन 1.1%। उसके साथ जो दवाएं हैं, जो नई दवाएं हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं, जिससे मोस्टली एक आध महीने में 30 से 40% फर्क पड़ जाता है व्यक्ति की ओवरऑल कंडीशन में। और व्यक्ति जो फर्स्ट टाइम आते हैं और 1 महीने के बाद आते हैं, उनमें जैसे व्यक्ति ही चेंज हो गया है, इतना फर्क दिख जाता है। ये इस बहुत तरीके जरूरी है से सर। जी हाँ, डिप्रेशन को ठीक करने पे एक सिर्फ व्यक्ति ठीक नहीं होता, उसका पूरा परिवार जो अभी तक तकलीफ में था, वो सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट टाइम इतना चेंज दिखता है व्यक्ति में कि वो लोग सबका जो केयर गिवर बर्डन रहता है डिप्रेशन का परिवार वालों पे, वो सब कम हो जाता है। जी डिप्रेशन जिस एकदम अच्छा हो सकता है परिवार वालों का सपोर्ट के साथ। भारत में डिप्रेशन ठीक होना फॉरेन से काफी जल्दी और अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि फॉरेन में व्यक्तियों को परिवार का सपोर्ट नहीं है। भारत में परिवार तो ठीक, वो काफी अच्छे दोस्त भी रहते हैं जो मेरे पेशेंट्स के साथ आते हैं क्लिनिक में, तो वो कहीं फॉरेन में नहीं मिलता। और इस भारतीय वैल्यूज की वजह से डिप्रेशन काफी जल्दी से ठीक हो जाता जी सर, बहुत महत्वपूर्ण बात जिस तरीके से सर आपने कही कि अगर डिप्रेशन वाला एक व्यक्ति ठीक हो जाता है तो उसका पूरा परिवार उस वजह से ठीक हो जाता है। सर काउंसलिंग ही डिप्रेशन का इलाज है, ऐसे हम कह सकते हैं? है। डिप्रेशन का इलाज का एक महत्वपूर्ण कहें कि अंग काउंसलिंग है। जैसे 2 अंग ही हैं, एक है दवा और दूसरा है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग सभी पेशेंट्स में फुल ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ माइल्ड केसेस जो रहते हैं वो सिर्फ काउंसलिंग से ठीक होते हैं, बट मॉडरेट टू सीवियर केसेस को दवा की भी जरूरत रहती है। कई बार मैं एक बहुत एग्जांपल अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि किसी को फ्रैक्चर हो गया, हाथ का फ्रैक्चर हो चुका है, अब हाथ टूट गया है हड्डी, तो पहले जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर फ्रैक्चर को एक कास्ट यानी पट्टा डाल के देंगे। अब वो पट्टा 1 महीना तक रखना है, साथ में कुछ दवा खानी है, और 1 महीने के बाद वो हड्डी जुड़ गई, वो एक्सरे लेके देखने के बाद डॉक्टर कहेंगे कि अभी थोड़ी दवा भी खानी है और अभी आपको एक्सरसाइज करनी है, यानी फिजियोथेरेपी करनी है। बस जैसे ये फिजियोथेरेपी है वैसे ही यहाँ पे काउंसलिंग है। सो पहले जब आप साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं तब तक मोस्टली केस थोड़ा सीवियर ही होता है, माइल्ड केसेस मोस्टली हम बहुत कम देखते हैं। सो उस टाइम पे दवा की जरूरत रहती है, कई केसेस में, सब में जरूरत नहीं है लेकिन कई केसेस में रहती है। थोड़ा दिन दवा लेने के बाद जब आपका मेंटल फ्रेम अच्छा होता है, उसके बाद जब दवा के साथ आप काउंसलिंग कराते हैं तो उसका जो इफेक्ट वो बहुत ही अच्छा आता है। ये पहले काउंसलिंग यानी एक प्रकार के सलाह सूचन, कई बार घर वाले सब वो दे चुके रहते हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं हुए होंगे, तो उसके वजह से आप साइकेट्रिस्ट तक पहुंच रहे हैं। पहले से जो लोग ऐसे ठान के आते हैं कि हम सिर्फ काउंसलिंग ही लेंगे या हम सिर्फ दवाई लेंगे, तो वो जरूरी नहीं है। साइकेट्रिस्ट आपके साथ विचार विमर्श करके आपके केस के सीवियरिटी के हिसाब से वो टाइम जो जरूरत है वो देंगे। श्रद्धा डॉक्टर में ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब दवा के साथ काउंसलिंग को कंबाइन किया जाएगा और जो पेशेंट उसको अच्छे से फॉलो करते हैं वो कंप्लीटली बाहर निकल आते हैं। क्योंकि काउंसलिंग में कई बार
आपको घर पे होमवर्क्स दिए जाते हैं कि ये आपको सोच बदलने के लिए ये करना पड़ेगा, बट जब पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता है तब वो सब कुछ कर नहीं पाता, तो और गिल्टी फील करता है कि मैं तो काउंसलर के साथ मिल रहा हूँ और फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो फेज में दवाओं की ज्यादा जरूरत जी। जिस तरीके से सर आपने बताया कि डिप्रेशन में डॉक्टर को भगवान मानना चाहिए या फिर डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, तो फिर आप डिप्रेशन से जरूर बाहर आ सकते हैं। उसी तरीके से परिवार का साथ उस डिप्रेशन वाले व्यक्ति को होना कितना जरूरी होता है सर? है। एक चीज करेक्ट करूंगा, कोई डॉक्टर भगवान नहीं है, हम जी भी बिल्कुल इंसान ही सर। हैं। जी बट बिल्कुल सर। यस, परिवार का सपोर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट अ पेशेंट कैन हैव। जो इस व्यक्ति के साथ परिवार खड़ा है उसको इतनी राहत मिलती है, क्योंकि जब परिवार वाले ये समझते हैं कि ये रोग है, जब तक परिवार वाले वो समझते नहीं है कि हमारा पेशेंट यानी जो पर्सन एक्स वाई जेड है वो डिप्रेशन के रोग से पीड़ित है, तब तक उसके बिहेवियर को परिवार वाले भी ये समझेंगे कि ये तो नाटक कर रहे हैं या तो अपने आप ठीक हो सकते हैं। पर जब परिवार वाले ये समझ लेते हैं कि ये डिप्रेशन है और सपोर्ट देने लगते हैं, उनको मानसिक यानी कि एक एनकरेजमेंट मिलती है जब परिवार वालों की, और दूसरा रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए जब परिवार वाले उनको लेके आते हैं, तो परिवार के सपोर्ट के साथ डिप्रेस व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक हो जाता जी बिल्कुल सर। आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपने डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के लक्षण क्या है, उपचार कैसे किए जाते हैं और किस वक्त एक व्यक्ति को डिप्रेशन है अगर समझ में आता है तो किस सही वक्त में उस पेशेंट को डॉक्टर तक पहुंचना चाहिए, इस बारे में मुझे लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने हमारे दर्शकों को दी। इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। नमस्कार। है। तो नमस्कार। इनमें ट्रैवल के इस फेसबुक पेज पे हम हर शाम 7 बजे लाइव आने वाले हैं अलग-अलग डॉक्टरों के साथ और अलग-अलग बीमारियों को लेके भी बात करने वाले हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई बीमारी आपको इस माध्यम से सुननी है या उसके बारे में अधिक जानकारी इस माध्यम से आपको चाहिए, तो इस बारे में आप ज़रूर हमें ये फेसबुक पेज पे कमेंट्स कीजिए और आपको अगर आज का वीडियो पसंद आता है, तो ज़रूर हमारे इस फेसबुक पेज को या इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।